ये इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन लेवल में। अब ये फॉर्मूला कॉमन, एकदम कॉमन हो गया है, अब ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब इसके अलावा हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में देखेंगे हम लोग कि कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, दैट मीन्स आपको कोई दो ऑर्बिटल दिए गए हैं। अब इसको पूछने का तरीका ये हो सकता है, या आपको पूछ दे, मान लो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट में पूछ दे। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, उसमें होता है n-1 d ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी x इलेक्ट्रॉन, और ns जो ऑर्बिटल है वहां y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट में माइक्रोस्टेट्स पूछ दे, ऑर्बिटल का पूछता है वो अलग है, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछ दे तो भी वही बात है। आपको क्या करना है, जो भी दिखेगा उसके माइक्रोस्टेट्स को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। इसका P1 का अलग से निकाल लेना और D1 का अलग से निकाल लेना, दोनों का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना और दोनों को भैया मल्टीप्लाई कर देना। आपका टोटल माइक्रोस्टेट्स आपका आ जाएगा। ठीक, क्या करना है, अपने को जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है इधर और इधर दोनों को निकालना, इसको इधर सॉल्व करना, इसको इधर सॉल्व करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका माइक्रोस्टेट्स। इधर भी वैसे किया है। ठीक, तो और कुछ भी नहीं है इसमें, जो पुराना फॉर्मूला है उसी को यूज करना है। P1 के लिए एक बार लगाए और D1 के लिए एक बार लगाए तो आ गया ये जो भी आया है 60-60। ठीक है, अब यहां पे बताने लायक बात क्या है, टाइप 3। दो टाइप पढ़ चुके हैं हम लोग। टाइप 3 में आपको मिलेगा टर्म्स मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्म्स मिलेगा। इस टर्म्स में आपको क्या करना है, तो आपको याद रखना है टर्म कैसे बनते हैं। तो टर्म ऐसे बनते हैं, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर में लिखा हुआ जो डिजिट है वो किसके बराबर है, 2s+1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी आगे हम लोग टर्म सिंबल पढ़ने वाले हैं। ठीक, और ये क्या है, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू को देख के, हम टर्म को देख के एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एल की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू 0 है तो टर्म एस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा, 4 है तो जी होगा और 5 है तो एच होगा, 6 है तो आई होगा, 7 है तो के होगा। ठीक, जे नहीं रहता, जो कि जे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर रहता है जे, इसलिए जे को नहीं लेते, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन को इसमें क्या करना है, इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला टर्म है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले टर्म को, मतलब इसके लिए हमारा जो माइक्रोस्टेट्स है ms लिखाया हुआ है, तो ये 2s+1, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये है 2s+1 की वैल्यू क्या है भाई, ये 3 है। अब अपन को निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2l+1। तो l की वैल्यू किससे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इससे। f कब आता है, जब l की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा 2s+1, मतलब ये 3 गुना 2l+1, 2 इंटू, अब f के लिए l की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, 3+1, तो ये हो जाएगा 7 या 21। ये आया हुआ है कई बार। अब देखो 4, तो ये 2s+1 की वैल्यू क्या है भाई, 4 इंटू s जो टर्म है उसके लिए l की वैल्यू होती है 0, तो 2 इंटू 0+1 क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही 3, तो ये 3 आ गया भैया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2l+1, तो 2 इंटू डी ऑर्बिट, मतलब डी टर्म के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दिया 15। ऐसे ही 5 इंटू, ये 5 हो गया, 2s+1 की वैल्यू 5 इंटू 2, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, ये हो गया 5 पंचे 25, ये 2 यहाँ पे इंटू एफ टर्म के लिए एल की वैल्यू होती है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।
कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? अगर आपको सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ टर्म्स दे रहा है, किसके साथ? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ टर्म्स दे रहा है, मतलब आपका पैटर्न ऐसे होगा, आपको कुछ ऐसे मिलेगा, मतलब ऐसे। तो ये अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को लिख देना है, इस वैल्यू को लिखेंगे और इसको 2 इंटू एल प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को। तो बहुत सिंपल है। अब ये इससे एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि आप देख लेना भैया, क्या दिख रहा है, एस होगा तो 0, पी होगा तो 1, डी होगा तो 2, एफ होगा तो 3, जी होगा तो 4, एच होगा तो 5, आई होगा तो 6 और के होगा तो 7 होगा एल की वैल्यू। और 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ होती है जो लिखी हुई मिलती है अपने को भाई, ये ठीक है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। अब क्या देखते हैं हम लोग? टाइप 4। आ जाओ आप टाइप 4 पे। अब टाइप 4 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो टाइप 4 में जी आप लोगों को स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ साथ जे की वैल्यू भी मिलेगी। मतलब कोई भी टर्म लिखाएगा, जैसे कि मैं बोलूं 3f2, पिछले पैटर्न में टाइप 3 में हमको क्या नहीं मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था भाई, ये जे की वैल्यूज एब्सेंट थी, वहां पे जे की वैल्यूज हमको नहीं दी गई है ना। तो हमारा ये जे का वैल्यू हमको क्या क्या था वहां पे, टाइप 3 में नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे सिंपल हो जाता है इसके लिए माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला भैया, माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2j प्लस 1। जो जे का वैल्यू यहाँ रखा है ना उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना, एक जोड़ देना, 2j प्लस 1 फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा भैया। जैसे कि 3p2, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 2 इंटू 4 प्लस 1 9, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, यहाँ पर 7/2 है। हाँ, जे का वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 2 इंटू 7/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 8। यहाँ पर 3f4, 2 इंटू 4 प्लस 1 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये आपका हुआ चौथे पैटर्न का सवाल माइक्रोस्टेट्स का। तो माइक्रोस्टेट्स के सवाल आपको इन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। पांचवा टाइप भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, देखते हैं उसमें क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज है। आपको ये पैटर्न मिलेगा और माइक्रोस्टेट्स आपको पूछेगा, मतलब इसको ये जे की वैल्यू है क्या कर देना, 2j प्लस 1 जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक जोड़ देना, आपको मिल जाएगा। पैटर्न सॉल्व है यहाँ पे, अभी मैंने करके भी बताया है आप लोगों को। आगे मैं बढ़ता हूँ, टाइप 5 में मैं आता हूँ। चलो आ जाओ भैया। हाँ, टाइप 5 में हम लोग आते हैं। तो टाइप 5 में आने के पहले आप लोगों को कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं। देखेंगे यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s प्लस 1, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी, इंटू डीजेनरेसी। अब ये डीजेनरेसी क्या होता है भैया, तो आप लोगों को एक दिन और बीच में मैं बताया था कि जो मूलिकन सिंबल होते हैं ना, अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी में, या पढ़ लिए होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन ग्रुप थ्योरी में चल रहा है। तो जब आप लोग कैरेक्टर टेबल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप लोग डीजनरेट टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे, मूलिकन सिंबल डिराइव करना पढ़ेंगे, ए ई टी कैसे आता है वो आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मूलिकन सिंबल ए है ना, वो क्या होता है, सिंगली डिजेनरेट। क्या होता है, सिंगली डिजेनरेट, या बोले उसकी डिजेनरेसी 1 होती है। ये एस ऑर्बिटल के लिए होते हैं। ई जो टर्म होता है ना, वो क्या होता है, डबली डिजेनरेट। क्या होता है, डबली डिजेनरेट। और टी जो टर्म होता है ना, वो क्या होता है, ट्रिपली डिजेनरेट। क्या होता है जी, ट्रिपली। तो आपको तीनों याद रखना है भैया। ए मतलब सिंगली डिजेनरेट, ई मतलब डबली डिजेनरेट, और टी मतलब ट्रिपली डिजेनरेट। तो सामने में जो डिजिट दिखेगा ना जी, देखो ये दिख गया, और आपको उसके डिजेनरेसी से मल्टीप्लाई कर देना है। डिजेनरेसी टी का 3 होता है, 3 दूना 6, ये 4 है ई, तो ये ई का डिजेनरेसी 2 होता है, 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर टी का डिजेनरेसी 3 होता है, 3 3 9 हो जाएगा, 6 गुना 1 6 हो जाएगा। ठीक, और क्या दिया हुआ है, 4a to g। अब ए का जो डिजेनरेसी है,
ए का जो डिजनरेसी वो 1 होता है, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 3 का डिजनरेसी, टी का डिजनरेसी 3 होता है, 3 इंटू 3 9। ये हो गया भैया आपका यार। तो यहां पर आपका खत्म होता है टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, क्वेश्चन हो तो पूछिए, स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म सिंबल। अभी थोड़ा उसका हम लोग ओवरव्यू देखे थे, मतलब वो लुक उसका देख चुके थे कि टर्म सिंबल कैसे आने वाले हैं। तो टर्म सिंबल क्या होते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट को, एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग नोटेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल जो होता है वो अभी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे लिखा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पर एल की वैल्यू, और यहाँ पे लिखा जाता है जे। और ये 2s+1 है, उसको n+1 भी लिखा जा सकता है, where n is number of unpaired electron, where n is number of unpaired electrons। ठीक है भाई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा, कभी भी इस फॉर्मूले को मत देखना, ज्यादा मत जाना इस फॉर्मूले पे। कभी कभी गलती हो जाता है जब हमको पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं या अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, अभी आप लोगों को बता रहा हूं, जो गलती होती है वहां पे ऐसे आपको ऑर्बिटल बना दिया 1 2, तो यहाँ पे आप लोग उस फार्मूले से निकाल रहे हैं, 2s+1 से निकाल रहे हैं। तो टोटल स्पिन प्लस हाफ कितना हो जाएगा? s की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1+1, ये आ गया भैया 3। ठीक, इसी को हम लोग किससे निकाल ले? n+1। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। लेकिन अगर वो आपको ऐसे देते, आपको ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड, उस समय हमारा माइंड काम नहीं कर पाता और हम क्या देखने के आदी रहते हैं? हम देखने के आदी रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है तो 2+1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा भैया धोखा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे देखेंगे, इसका स्पिन क्या है? +हाफ है, इसका क्या है? -हाफ। तो ये s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0+1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे ऑर्बिटल में बना के कभी दे दे तो आप बिल्कुल ध्यान से स्पिन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम साइड है, तब आप उसको जोड़ेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला यहाँ अगर लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, 2s+1 वाले फॉर्मूले से चलिए। चलो भाई, अब हम सीखते हैं कुछ। यहाँ पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस कपलिंग से कैपिटल S का वैल्यू आएगा, L कपलिंग से कैपिटल L का वैल्यू आएगा, LS कपलिंग से J का वैल्यू आएगा। तो S कपलिंग मतलब जो स्पिन है ना इलेक्ट्रॉन का, उसको जोड़ते जाएंगे। हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +हाफ वैल्यू लेंगे स्पिन, अगर दोनों का सेम साइड है। ज्यादातर 99.9% केस में आपको सेम साइड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो अनपेयर्ड होंगे। और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयर्ड जो ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक का +हाफ है दूसरे का -हाफ है, तो दोनों अपने जो स्पिन है उसको कैंसल आउट कर देते हैं, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एल की वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे ध्यान से इधर, एल की वैल्यू को कैसे हम लोग निकालते हैं। एस की वैल्यू तो आप लोग निकाल लेंगे, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एल की वैल्यू के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी पूरी 0। अब पी ऑर्बिटल के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इस ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, फिर 0 है, -1 है। फिर डी ऑर्बिटल के लिए, इसको ml बोलते हैं, है ना, तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2 होता है। ऐसे f ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू चालू होता है 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू है। अभी हम लोग निकालना सीखेंगे एल की वैल्यू, एस की वैल्यू। चलो, तो ये यहां तक क्लियर है भाई। मैं आगे बढ़ता हूं। अब एलएस कपलिंग,
एल कपलिंग कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू हमको निकालने आ गया यहाँ से, और एस की वैल्यू यहाँ से हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे, सीखेंगे ये क्या है देख रहे हैं। तो जे एल एस कपलिंग से जे का वैल्यू आता है, तो जे का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है, एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक। जैसे एल की वैल्यू मान लो, एल की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू 1 है, तो ये कहां से 2 प्लस 1 से लेके 2 माइनस 1, मतलब 3 से लेके 1 तक। 3 से लेके 1 तक में बीच में क्या छूट गया, 2 छूट गया, तो जो बीच में छूट जाएगा 1 के गैप में उसको लिख देना है। जैसे 9/2 है और हाफ है, बीच में कुछ छूट गया है, क्या क्या छूटा है भैया आपका, 7/2 छूटा है, 5/2 छूटा है और 3/2 छूटा है। तो इतना वैल्यू को बीच का लिख देंगे, एक एक के गैप में वैल्यू जे का आते जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसे होता है, एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 1 ऐसे होते जाता है। तो ये कैप घटते घटते क्या होता है, एक एक घटते घटते एल माइनस एस बचता है, एल प्लस एस माइनस 1, मतलब एक एक कम करते जाएंगे, लास्ट में जाके किसके बराबर आ जाएगा, एल माइनस एस के बराबर आ जाएगा। चलो अब आओ भैया यहाँ सभी का वैल्यू निकालते हैं हम। अब यहाँ पर s का वैल्यू निकाला है उसने, 2s प्लस 1 का, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोले तो 2 इंटू ये स्पिन मल्टीप्ली, स्पिन क्या है, टोटल स्पिन इसका हाफ है, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 कटेगा, ये 2 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 2। अब l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए यहाँ 1 0 माइनस 1, तो ये क्या है, 1 है यार, 1 है मतलब क्या आ जाएगा, टर्म p आ जाएगा। एल की वैल्यू और टर्म में रिलेशन पढ़े ना अभी हम लोगों ने, ऐसे पढ़े हैं ना भाई, अगर एल की वैल्यू 0 है तो टर्म एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, फिर एच, फिर आई, फिर के। तो एल की वैल्यू 1 है तो टर्म क्या आ जाएगा, पी। अब जे का वैल्यू निकाल लो, एस का एस का वैल्यू आपको मिल गया है, एस का वैल्यू क्या है, हाफ है। कंफ्यूज मत करना, 2s प्लस 1 और एस अलग है, एस यहाँ जो वैल्यू रखे हैं वो है ना, एस का वैल्यू क्या है भैया, हाफ है, और एल का वैल्यू 1 है। अब जे का वैल्यू निकालेंगे, जे का वैल्यू कैसे निकलेगा, एल प्लस एस, एल का वैल्यू कितना है 1 और एस का वैल्यू कितना है हाफ, 1 प्लस हाफ और 1 माइनस हाफ, 3/2 और 1/2 आएगा, क्या आएगा, 3/2 और 1/2। फिर से इधर आओ, मैं बहुत सारे एग्जांपल करा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर सॉल्व करिएगा, देखिएगा ध्यान से। D3, अब यहां पर S की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, S की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आप देख लेना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ना मल्टीप्लाई कर देना किससे, N से। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना और उनका स्पिन सेम है, उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, N से। तो इसको N3 इंटू किससे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको नंबर को अपन करेंगे ऐसे हाफ, एक के लिए हाफ है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3/2, या आप जोड़ लेना है यार तीनों को, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो n इंटू हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो s इज इक्वल टू n/2 रखते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू क्या रखते हैं, n/2 रखते हैं। 4s s प्लस 1 होता है ना, इसकी ये फॉर्मूला कभी पढ़े हो, 4s s प्लस 1 ये रूट ओवर n प्लस 2 में कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम लोग s की वैल्यू क्या रखते हैं, n/2 रखते हैं तो ये कन्वर्ट होता है। तो ये n/2 यहीं से आया है, मतलब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू हाफ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले कितने हैं, 3 हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो 3/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको बोलते हैं 2s प्लस 1, तो s की वैल्यू 3/2 है, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो ये 2 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 4। अब l की वैल्यू निकाल लो, 2 प्लस 1 प्लस 0, तो 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3, 3 मतलब टर्म क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब निकालते हैं j, अब j देखो भैया l की वैल्यू कितनी है 3 है
और s की वैल्यू कितनी है 3/2। 3 + 3/2 कितना हो जाएगा 9/2 और 3 - 3/2 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। और इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में क्या आएगा भैया 9/2 है, तो ये हो जाए, ये 9/2 बीच में आएगा 7/2, 5/2 और 3/2। तो एक एक के गैप में जो भी डिजिट आएगा उसको फुलफिल करेंगे। ये 9/2 से लेके 3/2, 2 लिखा है मतलब यहां से यहां तक, बीच में कौन कौन सा डिजिट आएगा 9/2 के बाद 7/2, 5/2 और 3/2 आएगा। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 का एक कम कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 3.5 से एक कम 2.5, 2.5 मतलब 5/2। ठीक, ऐसे करते जाना है। अब आपको ये टर्म मिल जाएगा, कितना टर्म मिलेगा इसके लिए 1 2 3 4, 4 टर्म मिलेगा आपका। अब इसको लिखते कैसे हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया है हमारा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा आया है 2s + 1 की वैल्यू आया है 4, तो 4 यहां लिख लेंगे 2s + 1 की वैल्यू। अब l की वैल्यू के लिए टर्म क्या है भैया f है, l की वैल्यू के लिए टर्म क्या है f है। और कितने सारे j की वैल्यूज आए हैं, तो j की वैल्यू आए हैं 9/2 से लेके 3/2 तक, 9/2 से लेके कितने आए हैं 3/2 तक आए हैं। अभी आपको मैं ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना नहीं सिखाया, तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है, अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो हम क्या लेंगे जे का मिनिमम वैल्यू लेंगे। अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए कौन सा लेंगे, जे की मिनिमम वैल्यू लेंगे। अगर ऑर्बिटल आधे से ज्यादा भरा है, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो हम लोग लेंगे जे की मैक्सिमम वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो इसमें टर्म सिंबल कितना मिल रहा है अपन को, 4 टर्म सिंबल मिल रहा है, 4f 9/2, 4f 7/2, 4f 5/2, 4f 3/2, ऐसे 4 टर्म सिंबल मिल रहे हैं। उसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे ये ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, मतलब यहां पर जे का मिनिमम वैल्यू लिया जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो ये सबसे कम जो जे की वैल्यू होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, मतलब सबसे कम एनर्जी इस वाले टर्म की होगी 4f 3/2। इसके बाद इधर वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो लेस देन हाफ फील्ड होगा तो जे की मिनिमम वैल्यू लेंगे, और मोर देन हाफ फील्ड होगा तो जे की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक सर एक सेकंड, ये एल का वैल्यू 3 आया, वो कैसे आया सर, समझ में है, फिर से बताइए ना। हाँ हाँ चलिए फिर से निकाल देता हूं, देखिएगा ध्यान से। एल का वैल्यू, ये डी ऑर्बिटल के लिए, ये कुछ देखो दोनों में एल का वैल्यू देख लो। तो ये पी ऑर्बिटल के लिए मैं पहले लिखता था, ये देखो 1 0 और -1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 आ गया। एल का वैल्यू यहाँ समझ आया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे एल का वैल्यू जी 1 सर। आया, ये समझ आया। हाँ, उसके बाद D3 में आते हैं, तो D3 में कैसे हम लोग लिखते हैं 2 1 0 -1 और -2, ऐसे ऑर्बिटल में नोटेशन दे देते हैं। इस एक यहाँ के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 + 1 + 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, ऐसे आया है एल का वैल्यू। ठीक, 2 + 1 + 0, इधर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, समझ आया। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं ना। चलिए जे अब वैल्यू को एक बार देखिए, बताइए। हाँ जे वैल्यू को बताएं। हाँ, एल और एस निकालना समझ गए हैं, एल और यस एस सर। समझ आ गया मैडम। हाँ हाँ, तो देखिए भैया एल का वैल्यू मिल गया है और आपको एस का वैल्यू मिल गया है, तो जे का वैल्यू कहां से कहां होता है एल + एस, ये मॉड ऑफ है, ये ब्रैकेट लगा दी है, ये मॉड ऑफ है भाई, मॉड ऑफ है ना, मॉड ऑफ मतलब इसके बाहर जो भी चीज निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होके निकलेगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड ऑफ होता है। ठीक है, ऐसे खड़ी खड़ी, तो इसको जोड़ोगे यार एल + एस, एल की वैल्यू और एस की वैल्यू जोड़ो को, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 9/2,
9/2 आएगा, जोड़ना तो आता होगा ना। 9/2 से लेके ये -3/2, तो 9/2 से आ गया 3/2, यहां से दिख रहा है आपको। अब 9/2 से 3/2 है, इसके बीच में क्या आएगा बोल रहा हूं, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 का एक कम कितना हो जाएगा 3.5, मतलब 7/2 और 5/2, फिर 3/2 और इधर है 9/2। ठीक, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक वेरी करेगा। अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो जे का जो छोटा वैल्यू है वही क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बनाएगा, मतलब 4f 3/2 इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। समझ आया जे की वैल्यू भाई? एल और एस निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना और दोनों को घटा देना और बीच में जो बचा हुआ अमाउंट है उसको फिल कर देना। मान लो के लिए बात, एल प्लस एस को जोड़े हैं और एल माइनस एस को जोड़े हैं, ठीक है, तो यहां पे मान लो 4 आया और ये वैल्यू आया एल माइनस एस का आया है 0। अब बीच में क्या बचेगा, 3, 2 और 1, ऐसे बीच में जो भी चीज बचा रहेगा ना, इसको एक एक कम करते करते यहां तक पहुंचा देना। जैसे मान लो के लिए बात, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं l प्लस एस की वैल्यू 3 है और l माइनस एस की वैल्यू है 0, तो कैसे 0 तक जाएंगे, 3, 2, 1 और 0, तो ये सारे वैल्यूज किसके हो जाएंगे, j के हो जाएंगे। ऐसे हम लोग जाएंगे और सॉल्व कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे से आप लोगों को आएगा। चलिए आइए सर, हाँ अगर हाँ जी, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा तो एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू। मॉड ऑफ है ना, जो भी चीज निकलेगा बाहर पॉजिटिव होके निकलेगा, इसीलिए तो मॉड ऑफ यूज किया है उसने, है ना। आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं। एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा ना तो जे का वैल्यू एस के बराबर होता है। जे का वैल्यू किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। चलो आ जाओ भैया, यहां पे भी एल प्लस एस एल माइनस एस, ये आया है 2 वैल्यू। अब ये लेस देन हाफ फील्ड है तो ये वाला ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, ये देखो ये वाला ग्राउंड स्टेट टर्म है। अब आओ तो D1 में, चलो D1 में आइए, तो ये देखो 2, 1, 0, -1, -2, इधर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आएगा, एल का वैल्यू 2 आ गया, 2 के लिए टर्म डी होगा। ये एस का वैल्यू कितना आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ, 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 आ जाएगा। अब जे निकाल लो भैया, एस का वैल्यू कितना है, हाफ है, लिख लेना ऐसे, एस का वैल्यू कितना है हाफ, और एल का वैल्यू 2 है, 2 प्लस हाफ मतलब 5/2, 2 माइनस हाफ मतलब 3/2, 2.5 और ये क्या है 1.5, दोनों के बीच में गैप है क्या, एक का गैप है, और करने की जरूरत नहीं। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे ना, डेसिमल में नहीं लिखेंगे, लिख सकता है वो, लेकिन आप अभी क्या है, हम लोग सारे बुक्स में ऐसे ही पढ़े हैं, 5/2, 3/2 वो लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कई बार ऐसे फ्रैक्शन में समझ नहीं आता है तो कितना डिस्टेंस बनाना है इसके लिए लिख सकते हैं ऐसा, 5/2 और 3/2। अब देखो ये लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है तो आपका 2D 3/2 इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2D 3/2 इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा। अब देखिए निकालते हैं D4, D4 के लिए S की वैल्यू, मैं बोला 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, S का वैल्यू निकालना है, जोड़ लो आधा आधा, 4 बार आधा आधा 1, आधा आधा 1, कितना हो जाएगा 2, है ना। S का वैल्यू मिल गया आपको। अब 2S प्लस 1 की वैल्यू निकालोगे तो S का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू एस प्लस 1, 5 आ गया, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया आपका। अब एल की वैल्यू निकालो, एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 प्लस 1 प्लस 0 और -1, कितना हो जाएगा, -1 कटेगा, कितना आ जाएगा 2, तो एल का वैल्यू 2 है, इसलिए टर्म क्या लिखा है भैया इसने, डी लिखा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है 5 और टर्म क्या आ गया है डी। अब नीचे लिखेंगे क्या, जे की वैल्यूज, तो एल की वैल्यू कितनी है 2 है, और एल की वैल्यू एस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 से लेके 2 माइनस
2, तो 4 से लेकर 0 तक जाएगा। कहां से लेकर जाएगा? 4 से लेकर 0 तक, मतलब j की वैल्यू 4, 3, 2, 1 और 0 ये होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5d4 3 2 1 0 ये। अब इसी में आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछे तो आप बोलेंगे ये ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, मतलब 5d0 इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा। 5d0 क्या होगा? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, क्योंकि ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक, अब ये जो पूछ रही थी वो कंडीशन आ गया है, जो पूछ रही थी वो कंडीशन आ गया है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड है भैया, देखो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड में क्या हुआ है? मैं बोला ना जे एस के बराबर हो जाएगा। देखो एस 5 बार हाफ 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 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 5/2। और हाफ फील्ड होगा और फुल फील्ड होगा तो एल का वैल्यू हमेशा 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 क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। जैसे CFC 0 होता था वैसे 0 होगा। देखो 2 + 1 2 + 1 + 0 -1 -2 -3 + 3 0। एल का वैल्यू 0 मतलब टर्म क्या आ जाएगा भैया? एस आ जाएगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एस का वैल्यू क्या आ गया है? 5/2। तो 2 × 5/2 + 1 कितना आ जाएगा? 6 एस आ गया है। ठीक, अब एस का वैल्यू कितना है? 5/2 है और एल का वैल्यू है 0, तो मॉड ऑफ में ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 + 5/2 और इधर देखेंगे तो क्या दिखेगा? -5/2। लेकिन ये किस में है? मॉड ऑफ में है, तो मॉड ऑफ में जो भी चीज निकलेगा वो पॉजिटिव होके बाहर निकलता है, इसलिए इसकी वैल्यू, ये माइनस लिखा है उसको काट देना भैया, एक ही वैल्यू मिलेगा इसका, क्या? 6s 5/2। क्या एक ही वैल्यू मिलेगा? सिंगल वैल्यू रहेगा ये 6s 5/2। और एग्जैक्टली हाफ फील्ड के कंडीशन में j बिकम्स इक्वल टू s। j बिकम्स इक्वल टू s, j का वैल्यू s के बराबर हो जाता है, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू जहां भी 0 होगी वहां पे j का वैल्यू s के बराबर होगा। ठीक भैया, आगे आ जाओ। अब एक एक हाफ फील्ड से ज्यादा वाला देखते हैं, मोर देन हाफ फील्ड। तो यहाँ पे एल का वैल्यू निकालने में कई लोगों को दिक्कत होता है। तो देखो एस का वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर देखना, उसको मल्टीप्लाई करना हाफ से। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4 × हाफ कर दो। 4 × हाफ मतलब कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा यार, ये 2 आ गया वैल्यू, या हाफ आपको जोड़ लो, ये आ गया आपका एस का वैल्यू। एल का वैल्यू कैसे निकालोगे? एल का वैल्यू, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा वैल्यू? 2। तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 2 + 8 + 0 -1 -2, तो क्या हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा जी? 5 - 3 कितना हो गया भैया? 2। 2 मतलब टर्म क्या आ जाएगा? d आ गया। 2 मतलब टर्म आ गया d। अब आपको s का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है ना? 2s + 1 मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। s का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा? 5 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब j की वैल्यू निकाल लेंगे, j की वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी है? 2 है, s की वैल्यू भी 2 है, तो देखो 2 + 2 से लेके 2 - 2, 4 से लेके 0, मतलब 5d4 3 2 1 0, मतलब जो d4 के लिए कैलकुलेट किए थे ना वो ही सारा चीज आएगा। चेंज क्या होगा? यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म अब चेंज हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म कौन होगा? 5d4। क्यों 5d4 होगा? क्योंकि ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है। आधे से ज्यादा भरे ऑर्बिटल के लिए जे मैक्स लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? जे मैक्स, मतलब जे की मैक्सिमम वाली वैल्यू को ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए लेंगे। तो हमेशा d4 d6 d2 d8 d1 d9 है ना, और d3 d7, इनका टर्म सिंबल माइक्रो स्टेट सब क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा भैया? टर्म सिंबल और माइक्रो स्टेट इनका क्या आएगा? सेम आएगा। निकाल के देख लो, नहीं तो d1 और d9 का एक साथ सेम आता है। चलो आ जाओ भैया, अब d9 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो d9 सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन है
तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गुना 1 प्लस 0 और 2 इंटू -1 -2 लिखूं, 1 इंटू -2 लिखता हूं इसको। इधर जोड़ लो भैया, ये कितना है 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6 में 4 गया 2 आएगा यार, 2 आएगा, ये 2 आया मतलब डी होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब हाफ आएगा यार, सीधी बात है। ये 0 0 0 क्यों लिखे हैं, प्लस माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 और इसका प्लस हाफ। तो कितना आ गया एस का वैल्यू प्लस हाफ, और प्लस हाफ एस का वैल्यू है उसी को देखो 2 इंटू हाफ प्लस 1, ये क्या हो गया भैया 2 आ गया। अब आपको एल का वैल्यू भी मिल गया है, एस का वैल्यू भी मिल गया है, तो एल का वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू हाफ है, 2 प्लस हाफ 5/2 और 2 माइनस हाफ 3/2, 2 वैल्यू मिलेगा। इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन हो जाएगा भैया आपका 5/2, क्योंकि ऑर्बिटल आधे से ज्यादा भरा है। ऑर्बिटल किससे ज्यादा भरा है, आधे से ज्यादा भरा है, इसलिए आपका 2d 5/2 आपका क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा। ठीक, और किसी भी फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए, किसी भी फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए ना हमेशा जो टर्म सिंबल आएगा वो क्या आएगा 1s0, मतलब चाहे वो D10 हो, P6 हो, S2 हो या F14 हो, इन सारे के लिए, किसके लिए D10 P6 S2 और F14 के लिए टर्म सिंबल आपका क्या आएगा 1s0 आएगा। ऐसा पूछता है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए टर्म सिंबल क्या आएगा, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए आप निकाल के देख लेना, हमेशा 1s0 आएगा। चलो s का वैल्यू देखो भैया 0 है यार, सभी पेयर्ड है, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0 0 0, तो s का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू 0 है मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 एक आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 लिख दिए। अब l का वैल्यू भी 0 आएगा, 0 के लिए टर्म लिखते हैं s, अब l का वैल्यू भी 0 है और s का वैल्यू भी 0 है, 0 प्लस 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 1s0। तो किसी भी फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए जो टर्म सिंबल आएगा वो 1s0 ही आएगा। ठीक, ये फिर D7 सॉल्व किया हुआ रखा है इधर। ठीक, बाकी कर सकते हैं भाई, टाइम पास नहीं करेंगे यार, इसमें ज्यादा नहीं बनेगा उसको पूछना मेरे से, और बनेगा यार पूरा सॉल्व है यहाँ पे तो लिखा हुआ है। चलो, ये लिखा हुआ है नोट एनी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स कर लेना, एनी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैज ऑर्बिटल हैज टर्म सिंबल 1s0 S2 P6 D10 F14। ठीक, चलो अब आपको टर्म सिंबल वो पूछ दे कॉम्प्लेक्स में, तब आ सकता है दिक्कत। तो टर्म सिंबल कॉम्प्लेक्स में पूछे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्लाई करना आप CFT अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना CFT। एक मिनट रुकेंगे बस, आगे चलते हैं, आ जाइए। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स में आपको पूछ देता है क्या टर्म सिंबल, तो देखना आपको सीखना क्या है, जो d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा ना जी, तो d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा ना, तो जहां से आप वैल्यू पॉजिटिव में चालू करते थे ना, किधर से चालू करते थे 2 1 0 -1 -2, अभी तक नहीं पूछा गया है, ये जो टर्म सिंबल है कॉम्प्लेक्सेस में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप पूछेगा तो CFT अप्लाई करना, उसके बाद टर्म सिंबल निकालना। CFT अप्लाई करने आता है आपको, कैसे अप्लाई करते हैं देखो तो एक दो बता देता हूं मैं। तो ये सब देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 2+ है मतलब 3d6 है, 3d6 है, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा 6 इलेक्ट्रॉन का, पेयरिंग करा दिया भैया इसने, अब पेयरिंग करा दिया यार, अब 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 1 और ये 0, कितना आ जाएगा वैल्यू, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 6, एल का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया यार, एल का वैल्यू 6 है मतलब क्या हो जाएगा टर्म आई हो जाएगा, और एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0,
तो 2s + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 × 0 + 1 1 आएगा। तो 1i और यहाँ पर 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो 6 को जोड़े या घटाएं, कितना हो जाएगा भैया, 6 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ में रहता है ना, तो चीज पॉजिटिव होके ही निकलता है। तो 1i 6 हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी निकालने आपको आना चाहिए, जैसे कि आपको COCl4 में दे दिया है, ठीक। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरे अपन 1 2 3 4 5 6 7। अब निकालेंगे किसका, L का वैल्यू, देखो कैसे निकाले, 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 को तो छोड़ो, -1 -2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 में 3 गया 3। L का वैल्यू कितना आया है, 3, मतलब टर्म हो जाएगा F। S की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, पेयर्ड वाले को छोड़ दो, हाफ 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 मतलब 3/2 आ गया ना, हाफ 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 3/2। अब 2s + 1 कर लेना, 2 × s की वैल्यू 3/2 + 1 कितना आ जाएगा, 4f, ये टर्म आ गया आपका। अब j की वैल्यू निकाल लेना, j की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L + s। हाँ जी, सर ये जो टर्म सिंबल जो लिए हैं इसमें ये -1 -2 किस चीज का है सर ये वैल्यूज है मैडम ऑर्बिटल हाँ का। नीचे 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 नीचे। अच्छा कहाँ पे, जी ठीक सर। हाँ हाँ इसी को बोल रही हाँ थी सर मैं। हाँ, ये यही है मैडम, ये इसी का है। हाँ ठीक है मैडम। देखिए तो L + s, देखो L की वैल्यू कहाँ गई, ये L + s, तो 3 + 3/2 से लेके 3 - 3/2, 3 - 3/2, फिर 9/2 से लेके 3/2, फिर 9/2 से लेके 3/2 बता दिया हूं, बीच में क्या आएगा, 7/2 और 5/2 भी आएगा। यहां से लेकर वहां तक है वैल्यू। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्सेस में भी निकाल सकते हैं वैल्यूज को, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फिर हुंड के 2 रूल्स हैं, हुंड के क्या है, 2 रूल्स हैं, उसके उस पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हुंड क्या बोलता है, रूल पहला है, रूल पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड सवाल आ सकते हैं। पता नहीं चलता है कि ये टर्म सिंबल का है, आप पढ़े रहेंगे तभी पता आपको चलेगा। चलिए भाई ध्यान से देखिए इधर, हायर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, लोअर विल बी द एनर्जी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी ना तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब एनर्जी कम होगी। ऐसा कौन बोलता है, हुंड बोलता है। इसीलिए तो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को रखवाते जाता है, बाद में पेयरिंग कराता है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उतना ज्यादा उनमें एक्सचेंज एनर्जी होता है। क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एनर्जी सेम होता है, स्पिन भी सेम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। तो एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। एक्सचेंज करने का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होने पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाए, देन हायर द वैल्यू ऑफ L हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी। हम 2 चीज देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर कुछ टर्म्स ऐसे आ जाएंगे जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाएगा यार, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाएगा तो आप क्या देख लेना, एल की वैल्यू देख लेना, एल की वैल्यू जहां ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बस ठीक। तो एल की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। चलो तो एस ज्यादा होना चाहिए, एस अगर सेम है तो एल ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं अपन क्या देखते हैं, देखो ये 4 3 3 1 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, 4f वाला होगा, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा सबसे। अब इसमें देखते हैं 3 3 3 सब में है, तो एल का वैल्यू किसका ज्यादा है, एच वाले के लिए एल का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हो जाएगा, 6 है 4 है 4 है 5 है, कौन ज्यादा स्टेबल,
6 स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला, तो 6i वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसी को आपको, इन तीनों सवाल को आपको अरेंज करने बोल दे, सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आप जमाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमा दो इसको, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया है? 4f हो गया है। उसके बाद 3f और 3p में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? 3f, फिर 3p, फिर 1p। ये और सवाल बन गया ना। अब इसमें जमा देते हैं अपन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 3h है। 3h के बाद कौन हो जाएगा? 3d, फिर 3p, फिर 1g, ऐसे। फिर यहां भी बना लेते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 6i। उसके बाद 4p, नहीं 5 वाला है ना, 5 है, 5h, और 4p और 4g में कौन? 4g, और उसके बाद 4p। ये तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको लिख सकते हैं चाहे तो। हमेशा प्रिंट आउट सामने रखें, कॉपी रखें, और कुछ भी सुधार होता है उसको सुधारते जाएं। कुछ लिखने लायक जो चीज मैं कुछ बोल रहा हूं आप उसको लिख सकते हैं, सवाल बन सकता है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई, लिखना चाहें तो लिख लें आप लोग। उसको लेके चलेंगे। हाँ हाँ, अगर एल की वैल्यू भी अगर सेम हो जाए तो जे की वैल्यू जो है उस हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट में कैसे लेंगे उसको? मेरे हिसाब से अभी ना अपन टर्म और छोटे छोटे इनका, आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी, ये जो टर्म आएगा उसका जो ये सब पार्ट है, ये इसको करके अगर पूछ दे ऐसे 5/2, 7/2 ऐसे करके पूछ दे, ऐसा बोल रहे हैं? जी जी। तो अभी तक तो ऐसा केस मैं नहीं देखा हूं सर एक भी। अभी तक मतलब ये जो पूछ रहे हैं, मतलब हाँ उसमें भी हो सकता है ना यार, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। ये लिख लिए क्या? उसमें मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल है, इधर देखिए, मिटा दिया ना। आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो 4f3, 4f2, 4f1 और 4f0 ऐसा कुछ पूछ रहे हैं ना, कि जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, एल की वैल्यू भी सेम है, लेकिन जे की वैल्यू अलग अलग है। हाँ, इसमें भी बिल्कुल हम एनर्जी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। सबसे पहले आप देखना, अगर जे की वैल्यू आ गया तो सबसे पहले ऑर्बिटल को देखना, अगर वो हाफ फील्ड है, मतलब बोलेंगे लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, या मोर देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड में आप क्या करना, जो छोटा वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं बोल दूं ये स्टेबल, इसको 1, 2, 3 और 4 नंबर दे देता हूं। तो सबसे ज्यादा अगर लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड में बोलूं तो बोलूंगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? जो जे का छोटा वैल्यू होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। अगर इसी को मैं मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए, मोर देन हाफ फील्ड, तो मोर देन हाफ फील्ड में अपन लेते हैं जे की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये मेंशन तो अगर देगा कि हाँ अगर पूछेगा तो मेंशन करेगा वो, पूछेगा तो मेंशन करेगा वो, ठीक है। ठीक, अच्छा सवाल था, मतलब एक, हाँ हाँ पूछिए पूछिए सर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाँ, और एल का वैल्यू से जब कंपेयर हो जा रहा है तो जे का वैल्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे जे का वैल्यू दिया ही नहीं, कंपेयर कहाँ करोगे? यहाँ जे का वैल्यू दिया है क्या? नहीं सर, अगर दिया होगा तो हाँ दिया होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं करेंगे। ये देखो ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है और एल का वैल्यू भी सेम है। अरे जे का वैल्यू बस ऐसा पॉइंट है जो आपको डिफरेंशिएट करेगा। सर का क्वेश्चन यही था कि सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम हो जाए, एल का वैल्यू भी सेम हो जाए, तो क्या हम जे के वैल्यू से एनर्जी ऑर्डर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं।
ये एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब तब हम ऑर्बिटल को देखना पड़ेगा वो क्यों लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। ठीक है, यस सर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ लिए ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक, चलिए अब देखो भैया, पॉसिबल टर्म्स फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद कर लेना, कई बार रिपीट हुआ है। पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यार, वो मतलब पॉसिबल टर्म सिंबल्स है, वो पॉसिबल टर्म सिंबल्स है या पॉसिबल टर्म्स कर लेना, पॉसिबल टर्म्स फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है FPGDS। FPGDS शुरू के 2-3 होते हैं, बाकी 1-1 होते हैं, ऐसे याद कर लेना, ये कई बार रिपीट हुआ है। D2 का पॉसिबल, क्योंकि हम लोग निकाल के देख सकते हैं D2 का, लेकिन कितना निकालोगे, कितनी पॉसिबिलिटी है, कैसे निकालते जाओगे, मत करना वो सब सिस्टम, है ना। आपने को याद कर लेना है भैया, ये आया हुआ है, इसको याद कर लेना। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है, इसमें एक एक्सेप्शन जो आता है D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर D2 का पूछे इन जनरल तो आप लिखना FPGDS, शुरू में 3-3 रहता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और बाद में 1-1 रहता है 3 में। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। तो सबसे कम एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, अभी पढ़ाया हूं, तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। टाइटेनियम 2+ में एक एक्सेप्शन आता है जहां पर P जो है किसके आगे चला जाता है, G के पास चला जाता है। P किसके पास चला जाता है, ये G के पास चला जाता है। तो ये P यहां से हटके ना D और G के बीच में चला जाता है। हाँ, तो P चला गया ऐसे भैया, यहाँ पे टर्म वही चेंज हुआ है, F P हटके गया है D और G के बीच में, F D, एक मिनट मेरे को, चलिए। तो ये टाइटेनियम के केस में ये जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं होता है। इसका फॉलो नहीं होने का कारण है, इस टर्म का जो स्टेबिलिटी है वो वेरी कर जाता है। किस कारण से, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव पैरामीटर आ जाता है जिसको बोलते हैं राका पैरामीटर बीटा। राका पैरामीटर बी या बीटा, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ज्यादा प्रोनाउंस नहीं है लेकिन है ये राका पैरामीटर, आगे पढ़ेंगे इसको राका पैरामीटर। तो राका पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपांडिंग वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने कभी कोऑर्डिनेशन में। तो राका पैरामीटर जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इनके टर्म्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये टाइटेनियम 2+ के लिए इसको याद रखेंगे, और इन जनरल ये D2 के लिए ऊपर वाला है। ठीक, ऐसे ही P2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है या बोले टर्म्स हैं, ये होता है PDS, जिसमें P का 3 होता है, D और S का 1 होता है। एनर्जी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी लिख के रखा है, आप लोगों को पता है। अब यहां तक अपन ने पढ़ लिया भैया क्या क्या चीज है, कितने टर्म सिंबल है, क्या है। मैं कल भी कुछ चीजें आप लोगों के लिए छोड़ा था, जैसे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में CFSE निकालना, और आप लोगों के लिए माइक्रो स्टेट्स निकालना, जो सबसे सिंपल चीजें था मैं कल छोड़ दिया था। आप बिल्कुल उसको स्किप करते ना जाएं, उनको बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जितने भी चीजें पढ़ाई जाती है उसको जाके मतलब तुरंत जैसे ही समय मिल रहा है मैं क्लासेस ले रहा हूं और मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आप लोग भी अपना समय यूटिलाइज करिए और तुरंत खत्म करते जाइए, क्योंकि पेपर जल्दी होगा भाई। पेपर में कोई लेट लतीफी नहीं होगी, दूसरों के बहकावे में ना आए कि चुनाव हो जाएगा फिर गवर्नमेंट सुस्त पड़ जाएगी और पेपर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। आप बिल्कुल मान के चले 7 जुलाई है ना, 7 जुलाई को ही पेपर है, ऐसा मान के तैयारी करें, उसके पहले पहले सारा चीज अपन खत्म कर दें। ठीक है भाई, दूसरों के इसमें नहीं आना है, आप तैयारी जारी रखिए। अब आओ भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें मजा आएगा आप लोगों को। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखो कैसे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, थोड़ा अलग है जैसे पढ़े उससे। इसमें आप लोगों को जीमान इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, है ना भाई, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो शुरू में सिलेक्शन रूल बस याद करना है, आप लोगों को पढ़ना है सिलेक्शन रूल, और मैं सिखा रहा हूं डेल एन, जो सामने में डिजिट होगा वो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो कुछ भी।
ये N3 4 5 जो भी। अब लपोटे सिलेक्शन रूल, लपोटे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, आप S से P जा सकते हैं, P से D जा सकते हैं, D से F जा सकते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल ऊपर या एक ऑर्बिटल नीचे आप जा सकते हैं। मतलब P से S, S से P, है ना, D से P और P से D जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप S से डायरेक्ट D नहीं जा सकते, P से डायरेक्ट F नहीं जा सकते। मतलब आपका जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है ना डेल एल, उसमें चेंज कितना होना चाहिए, ±1। या एक ज्यादा कर लो या एक कम कर लो, एक ज्यादा या एक सर कम कर लो आप। हाँ जी सर, आवाज बस हाँ आ रही मैम सर बोलिए। आपकी। चलो, तो इसमें क्या है, आप ऑर्बिटल देख के S से P में जा सकते हैं, P से D में जा सकते हैं, D से F। मतलब एक ऊपर या एक नीचे, D से F, P से D, D से P, S से P, ऐसे आ सकते हैं। डायरेक्ट कूद नहीं जाना है, S से D में नहीं कूदना है, ना P से डायरेक्ट F में नहीं कूदना है, ठीक है भाई। ये फॉरबिडन हो जाएगा। अलाउड कौन सा, एक एक का चेंज वाला। तो ये लपोटे सिलेक्शन रूल। आगे आ जाओ, जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड, जीरेड से अनजीरेड जा सकते हैं और जीरेड से अनजीरेड, है ना भाई, ये अलाउड होगा। मतलब जीरेड टू जीरेड नहीं जाएंगे और अनजीरेड टू अनजीरेड नहीं जाएंगे, फॉरबिडन। तो आपको जीरेड से अनजीरेड जाना है और अनजीरेड से जीरेड जाना है, सेम सेम में नहीं जाना है। अब तीसरा जो सिलेक्शन रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल। मतलब डेल एस में चेंज क्या होना चाहिए, 0। डेल एस में चेंज होना चाहिए 0। डेल एस में चेंज मतलब 0। तो पहले वाला जो भी स्पिन है उसको S1 मान लेना, दूसरे वाले को S2 मान लेना, दोनों को घटाना क्या आना चाहिए, 0। कहने का मतलब ये है S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S2। मतलब पहला जो स्पिन है, जितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी या स्पिन होगी वो दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सेम। तो इसी को बोलता है डेल एस इज इक्वल टू, मतलब चेंज इन डेल एस, मतलब ये चेंज हो रहा है ना एस में, वो होना चाहिए 0। तो सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड, बाकी सब फॉरबिडन। मतलब ऐसा कुछ लिखा रहेगा 3f से 2d, काट देना सीधा, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, अलग अलग, नहीं जा सकते आप, ठीक। अब देखना डेल जे, डेल जे मतलब, डेल जे मतलब समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। जो जे का वैल्यू होगा ना, जे का वैल्यू जो है, ये देखो यहां सबको एक साथ लाऊंगा मैं, यहां पे देखना। तो जे का वैल्यू में भी चेंज कितना होगा, जे का वैल्यू में भी चेंज हो सकता है ±0 और ±1। डेल जे की वैल्यू में चेंज 0 ±1। और डेल एम जे, डेल एम जे कैसे बनेगा, जब ये जे टूटेगा ना, जब ये जे किसमें टूटेगा, 2j+1 में टूटेगा ना, तो ये क्या बनाता है, ऐसे mj बनाता है। क्या बनाता है, mj, ठीक है। तो दोनों के लिए j और mj है ना, j और mj दोनों के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, 0 ±1, 0 ±1। सेम से सेम, एक ऊपर और एक नीचे जा सकते हैं, किसमें किसमें, जे और mj में। और mj कैसे आएगा, 2j+1 से आएगा। चलो, अब छठवां सिलेक्शन रूल है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अलाउड, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग अलाउड। मतलब खुद के बॉन्डिंग से खुद के एंटी बॉन्डिंग में जाना अलाउड है, बाकी सारे ट्रांजिशन क्या है भाई, फॉरबिडन है। खुद के बॉन्डिंग से खुद के एंटी बॉन्डिंग में जाना है, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अलाउड, पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग अलाउड, रिमेनिंग ऑल द ट्रांजिशंस आर ऑलवेज फॉरबिडन। तो ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा बाकी। अब समराइज कर लेते हैं यार, यहां पे सबका निचोड़ है, इसको ध्यान से देखो आप भैया, इसको देख लो यार ध्यान से। चलो, तो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। सामने जो डिजिट लिखा रहेगा वो सेम होना चाहिए।
सामने में जो ऐसे डॉट करके कुछ लिखा रहेगा 4 डॉट ऐसे 3 डॉट, तो ये कुछ भी हो सकता है, इससे इसको आपको नहीं देखना है। एल का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो टर्म देगा ना वो एक ज्यादा होगा या एक कम, जैसे एस टर्म से पी टर्म, तो डी टर्म से एफ टर्म और एफ टर्म से जी टर्म ऐसे जाना चाहिए, सेम में ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे ही जो डेल जे है ना, ये जे कहां से होना चाहिए, या तो सेम या प्लस माइनस 1, सेम हो सकता है या एक ज्यादा या एक कम, सेम या एक ज्यादा या एक कम। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। देखो भैया ध्यान से देखो, ये इसको नहीं देखना है किसी को भी, जो सामने में कुछ भी लिखा रहता है ना उसको मत देखना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लो भैया, 2 2, ठीक है। एस से डी जा रहा है, काट दो, एस से डी जा पाएगा क्या, नहीं, एस से पी जा सकता है, 2 2 जा सकता है, पी से एस जा सकता है, हाफ से हाफ, हाँ जी जा सकता है बिल्कुल, 2 से 1 नहीं जा सकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग हो गया, 3 से 3 जा सकता है, एफ से एफ नहीं जा सकता, सेम टर्म में ट्रांजिशन नहीं होगा, फिर 3 से 3 जा सकता है, डी से एफ या एफ से डी जा सकता है, 3/2 और हाफ, मतलब एक का अंतर है, सेम होता तो भी जा सकता है, एक का अंतर हो या सेम हो तब जा सकता है, तो ये हो जाएगा अलाउड। अब इसको एक बार आप लोग देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो आप लोग, फिर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा जीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू जीमान इफेक्ट। चलो भैया आ जाओ अब जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट के कारण जो भी जे की वैल्यू होगी, जो भी जे की वैल्यू होगी वो टूट जाएगी। तो अपन जे का वैल्यू जो है ना, ये लिखा हुआ है भैया, ये है जीमान इफेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है भाई, कौन सा, जीमान इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट ए टर्म विद गिवन जे वैल्यू इनटू 2j+1। अभी मैं बताया था कि जे का वैल्यू होता है ना वो 2j+1 में टूटता है, और वही वैल्यू क्या बनाता है आपका, mj बनाता है। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये जे का वैल्यू जो भी होगा उसको 2j+1 में तोड़ देना और उसको क्या बना देना भैया, mj। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। आओ नीचे, आओ भैया नीचे आ जाओ। हाँ चलो, अगर जे का वैल्यू 0 है, अगर जे का वैल्यू 0 है तो एक ही वैल्यू रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, 0। अगर जे का वैल्यू क्या है भैया, 1 दिया है, अब वो कितने में टूटेगा, 3 में टूटेगा। कितनी वैल्यूज, 3 में। अब ये कहां से कहां जाएगा, -1 to +1, कहां से जाएगा, -1 to +1 या +1 से -1। मतलब जो ये वैल्यू टूटता है ना जे का 2j+1, तो जितना भी नंबर आएगा वो कहां जाएगा, +j से -1। कहां से कहां जाएगा, +j से -1। चलो अब देखो भैया ध्यान से, ये देखो 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू कहां से कहां आएगा, +1 0 -1। अब देखो जे का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 2, तो टोटल कितना वैल्यू बन जाएगा, 2j+1 में 2 × j+1, 5 वैल्यू। और 5 वैल्यू कैसे बनेगा, +2 +1 0 -1 -2। ये देखो बन गया 5 वैल्यू। ऐसे ही 3/2 अगर है जे का वैल्यू तो कितने बार में टूटेगा, 4 बार में टूटेगा। अब 4 बार में जब भी कभी इवन नंबर ऑफ mj आ जाए, ये जो टूट रहा है ना वो mj है, जितने इवन नंबर में आ जाएगा ना, इवन नंबर में जब भी टूटेगा तो 0 टर्म नहीं आएगा,
इवन नंबर में जब भी टूटेगा तो जीरो टर्म आपका नहीं आएगा, ऑड नंबर में टूटेगा तो जीरो टर्म आएगा। ऑड नंबर जीरो टर्म ही तो ऑड नंबर लाता है ना, दो प्लस के टर्म हो गए, दो माइनस के टर्म हो गए, बीच में बच गया जीरो, तो इसलिए वो ऑड लाता है, विषम। देखो 3 था तो एक प्लस और एक माइनस, ये एक ऑड नंबर बना दिया। ऐसे ही 5 था, वैल्यू 5 वैल्यू, तो 2 ठो प्लस का था, 2 ठो माइनस का था, एक ठो किसका आ गया भैया, जीरो, तो ये ऑड। तो जब भी कभी आपको इवन नंबर में लाइंस मिले ना, तो आप इसी के प्लस से इसी के माइनस तक ले जाना, एक एक में चेंज करना वैल्यूज, एक एक में चेंज। जैसे 3/2 से एक कम कितना होगा, 1/2, 1/2 से एक कम कितना होगा, -1/2, -1/2 से एक कम कितना होगा, -3/2। ऐसे ही अगर 5/2 है, 5/2 तो वैल्यूज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहां से चालू करना और इसी के नेगेटिव तक पहुंचाना इसको। 5/2 का एक कम करो, 3/2, 3/2 का एक कम करो, हाफ, हाफ का एक कम करो, -हाफ, -हाफ का एक कम करो, -3/2, -3/2 का एक कम करो, -5/2। देखो भैया इसी के प्लस से इसी के माइनस तक करने पे आपको 6 वैल्यूज मिल जा रही है कि नहीं। किसका माइक चालू है भाई, चलिए, तो ये आ गया आपका डेल mj की वैल्यूज। मतलब आप j को 2j+1 में तोड़ेंगे तो आपको ये सब वैल्यूज मिलते जाएंगे, ठीक, ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अब आपको ट्रांजिशन के लाइंस गिनने आना चाहिए। चलो भैया गिनते हैं, अब आ जाओ आप ट्रांजिशन के लाइंस गिनते हैं। Zeeman transition between singlet terms is called normal Zeeman effect, but when transition takes place between terms of higher multiplicity, that is doublet, triplet, etc., then it is called anomalous Zeeman effect। मतलब सिंगलेट टर्म से सिंगलेट के बीच, जैसे ये सिंगलेट से सिंगलेट के बीच हो रहा है तो ये नॉर्मल जीमान है, सिंगलेट से सिंगलेट के बीच होगा तो नॉर्मल जीमान है। अगर ये टर्म अलग अलग मल्टीप्लिसिटी, मतलब अलग अलग मल्टीप्लिसिटी मतलब डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के बीच होता, उसको बोलते हैं एनामोलस जीमान इफेक्ट, ठीक। अब आपको पूछेगा भैया, वो क्या पूछेगा, देखना ध्यान से, इधर देखो। सबसे पहले जो हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ट्रांजिशन देखो, एक से एक जा सकता है, पी से डी बिल्कुल जा सकता है, जे का वैल्यू 1 है, यहाँ जे का वैल्यू 2 है, हाँ जी जा सकता है, क्योंकि डेल जे हमने क्या पढ़ा है, 0 ± 1। तो ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, ये नॉर्मल ट्रांजिशन हो गया। अब हम इसमें जीमान इफेक्ट लगाएंगे, तो ये देखो ये नीचे कर दिए और इसके जे को 2j+1 में तोड़ेंगे, तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा वैल्यू, 3 वैल्यू कैसे होगा, -1, 0 और +1, ठीक। तो ये ट्रांजिशन इनके बीच हो रहा था। अब ये जो जे का वैल्यू है इसको तोड़ेंगे, 2 × 2 + 1 में कितना वैल्यू में टूटेगा, ये 5 वैल्यू में टूटेगा। कैसे टूटेगा, -2, -1, 0 +1 +2 ऐसे टूट गया, ठीक। अब क्या होगा, यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो रहा था वो नॉर्मल था। अब ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन में टूटेगा। अब हम लोग देखेंगे डेल mj का वैल्यू 0 और +-1। डेल mj में ट्रांजिशन कैसे होता है, 0 और +-1। चलो भैया अब आपको नंबर ऑफ लाइंस गिन के मैं बताता हूं। शुरुआत करता हूं 0 से 0 में अलाउड, 0 से +1 अलाउड, 0 से -1 अलाउड। मतलब 0 वाला कितना लाइन देगा मेरे को, 3 लाइन, 0 से 0, एक का चेंज है, मतलब 0 चेंज है, 0 से 0 में जा सकता है ना, 0 से 0 में, 0 से -1 एक का चेंज है, 0 से +1, ये हो गया आपका एक का चेंज, ठीक। तो ये हो गया भैया आपका 0 वाला, 0 से जब ट्रांजिशन करेगा तो 3 लाइन देगा। उसके बाद देख लो +1 से +1 में जाएगा, जा सकता है, +1 से +2 में जा सकता है और +1 से 0 में भी जा सकता है। तो +1 वाला जो नीचे का टर्म है वो भी अपने लिए 3 लाइन बनाएगा। ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही ये -1 से -1 जा सकता है,
-1 से -2 जा सकता है, और -1 से एक कम कर दें तो ये 0 भी जा सकता है। मतलब ये अपने लिए भी ट्रांजिशन के 3 लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो 3 तिया 9 लाइन अपन को मिलेंगे। टोटल कितने लाइन मिलेंगे? 9 लाइन। आप कौन सा सिलेक्शन रूल चेक करना? डेल एम जे इज इक्वल टू 0 ± 1 आप चेक करना। 0 से 0 एक लाइन, 0 से -1 एक लाइन, 0 से +1 एक लाइन। कितना लाइन हो गया? 3। ऐसे ही +1 से +1 एक लाइन, +1 से +1 एक लाइन, +1 से 0 एक लाइन। 3 लाइन तीनों के लिए मिलेंगे। टोटल 9 स्पेक्ट्रल लाइंस इसके लिए मिलते हैं। ठीक भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, नहीं तो अगला फिर मैं वो करता हूं, अगला ट्रांजिशन आपको बताता हूं। सर चलो, हाँ जी, सर हाँ मैडम, स्पेक्ट्रल लाइन एक बार और काउंट करके बताइए ना सर। ये वाला कैलकुलेशन। हाँ सर। हाँ हाँ चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको सिलेक्शन रूल चेक करना है। डेल एम जे इज इक्वल टू 0 ± 1, या तो 2 एम जे है ना, ये वैल्यूज भी एम जे है और ये वैल्यूज भी एम जे है ना। तो दोनों जो सब लेवल्स है उनके बीच ट्रांजिशन, तो 0 चेंज मतलब सेम टू सेम में जाएगा तो उसको चेंज को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। एक ऊपर जाएगा तो +1 हो गया, एक नीचे जाएगा तो -1 हो गया। चलो, तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सब लोग गिनना भाई। 0 से 0 एक लाइन हो गया, 0 से 0 एक लाइन, 0 से +1 2 लाइन, 0 से -1 कितना लाइन हो गया? 0 का 3 लाइन। यहां तक समझ आया मैडम? 0 से 0 एक, 0 से +1। हाँ, ऐसे ही देखिए, अब +1 से +1 एक लाइन, +1 से +2 2 लाइन, और +1 से 0 ये मिल गया आपका 3 लाइन। फिर हम लोग -1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। -1 से -1 एक लाइन, -1 से -2 दूसरा लाइन, और -1 से 0 तीसरा लाइन। इसके लिए भी 3 लाइन मिलेगा। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना लाइन मिलेगा अपन को? 9 लाइन मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ मैडम? यस सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ चलिए आगे चलो भैया, आ जाओ आगे। हाँ जी, हाँ किसी को तकलीफ है बताइए। सर ये जो आप ब्रेक कर रहे थे 2j+1 वाला, उसको बताइए ना एक बार। अच्छा, ये देखो, इधर देखो, ये एक है ना, इसको ब्रेक किया मैं, 2 × 1 + 1, ये हुआ ब्रेक। 3 लाइन में ब्रेक होगा तो कहां से कहां जाएगा? -1 से +1, -1 0 +1। और इसको ब्रेक करोगे 2 × 2 + 1, कितने में ब्रेक होगा? ये 5 में। 5 में ब्रेक हुआ मतलब कहां से कहां जाएगा? -2 से लेके +2, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। क्लियर नहीं हो गया ना? हाँ चलो और देख लो, फिर आ जाएगा समझ यार। और देख लो भैया, चलो भैया, हाँ देखो, अब S से P में, P, ये P है ना जी, F टाइप का दिख रहा है, ये P है, ठीक है, सुधारना है इसको। ये ना अच्छे से प्रिंट में नहीं आया होगा, मतलब P है ना, तो 2 से 2 जा सकता है, S से P जा सकता है, हाफ से हाफ जा सकता है, हाफ से 3/2 भी जा सकता है। चलो भैया 3 है यार यहाँ तो। चलो, तो एक ट्रांजिशन है, ये एडेस है, तो ये होगा एक ट्रांजिशन, ये ग्राउंड स्टेट है इसका, S हाफ, तो हाफ को जब तोड़ोगे
2 इंटू हाफ प्लस 1 में तो मिलेगा 2 वैल्यू। 2 वैल्यू कौन होगा भैया? एक माइनस हाफ होगा, एक प्लस हाफ होगा। ठीक, अब उसके ऊपर है p का एक टर्म 2p हाफ और 2p 3/2, तो 2p हाफ भी टूटेगा, 2p हाफ भी टूटेगा माइनस हाफ और प्लस हाफ में, और 2p 3/2 3/2 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना वैल्यू आ जाएगा भैया? 4 वैल्यू। कहां से कहां? -3/2 से +3/2, ये आ गया। अब आपको ट्रांजिशन कराना है यहां से इन दोनों से कितने में? इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। ठीक है भाई, इस वाले पार्ट में कराना है और उस वाले पार्ट में कराना है। ये ग्राउंड स्टेट है ना, ट्रांजिशन यहीं से सबको, और आप यहां से यहां नहीं ले जाएंगे भैया, केवल आपको यहां से ही दोनों पार्ट में ट्रांजिशन होगा, क्योंकि 2 से 2, S से P, हाफ से हाफ, ये पहला ट्रांजिशन A, फिर 2 से 2, और ये मतलब 2S हाफ से लेके 2P 3/2, ये A' दूसरा ट्रांजिशन। अब देखो मैं नंबर ऑफ लाइंस आपको गिन के बताता हूं, तो देखो भैया इन दोनों के बीच माइनस हाफ से माइनस हाफ एक लाइन, माइनस हाफ से प्लस हाफ 2 लाइन, तो इसके लिए 2 लाइन मिल गया मेरे को। अब इसी माइनस हाफ को ये यहां चले गया ट्रांजिशन, अब ऊपर वाले में कराओ, माइनस हाफ से माइनस हाफ एक लाइन, माइनस हाफ से प्लस हाफ 2 लाइन, माइनस हाफ से -3/2 कितना लाइन आ जाएगा? 3 लाइन, तीसरा लाइन। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर प्लस हाफ से प्लस हाफ एक लाइन, इस प्लस हाफ से इस माइनस हाफ 2 लाइन, फिर ये प्लस हाफ से इस प्लस हाफ एक लाइन, इस प्लस हाफ से लेके इस 3/2 दूसरा लाइन, इस प्लस हाफ से लेके इस माइनस हाफ तीसरा लाइन। देखो अब सभी लाइन को जोड़ दो, यहां ये वाला अपने लिए 5 लाइन बनाएगा, ये वाला अपने लिए 5 लाइन बनाएगा, टोटल कितना लाइन आएगा भैया? 10 लाइन आएगा। टोटल कितना लाइन आएगा? 10 लाइन आएगा। तो हमेशा नीचे के हर एक टर्म का ट्रांजिशन ऊपर के टर्म्स में कराना है। हाँ बोलिए। नीचे वाले से ट्रांजिशन करवाना है? हाँ नीचे से करवाना है, पूरा नीचे से ही कराएंगे ना, ग्राउंड स्टेट से जी। चलो जी सर। हुआ? हाँ चलो आ जाओ भैया। फिर देखो एक और, हाँ चलो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो 3 से 3 जा सकता है, S से P जा सकता है, 1 से 0 जा सकता है, 1 से 1 जा सकता है, 1 से 2 भी जा सकता है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हैं? 3 है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हैं? A डैश और A डबल डैश। ठीक है, ऐसे नोटेशन दे देना, A डैश और A डबल डैश। तो विदाउट जीमान इफेक्ट ऐसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं ना लाइन, विदाउट जीमान इफेक्ट कितने लाइन देगा ये? 3 लाइन। कहां से कहां? 3S1 से 3P0, 3S1 से 3P1 और 3S1 से 3P2। ठीक, ये 3 बेसिक लाइंस हैं जिसको मैंने डिजाइनेट किया है A डैश और A डबल डैश। ठीक है, चलो अब आप इसमें जीमान इफेक्ट लगा दो भैया। अब क्या लगा दो? जीमान लगा दो। अब इसी से क्या कराना? इसी से ट्रांजिशन कराएंगे पूरा पर, इसी से इसके जो स्प्लिटिंग है 1 है वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू कहां से कहां? -1 से 0 तक। ठीक, चलो अब हम इसका ट्रांजिशन यहां और यहां कराएंगे। चलो भैया ध्यान से गिनते जाना, 0 से 0 अलाउड, 0 से 0 अलाउड है ना भाई, और ये हो गया। अब 0 का इधर करा लेना, एक लाइन मिल गया भैया 0 का इसके लिए, इस लेवल के लिए। अब 0 से 0 अलाउड, 0 से +1 एक लाइन, मतलब 0 से 0 एक लाइन, 0 से +1 दूसरा लाइन, 0 से -1 तीसरा लाइन। कितना लाइन मिल गया? 2 लाइन। ये वाला हो गया। अब देखो 0 से 0
एक लाइन, 0 से +1 दूसरा लाइन, और 0 से -1 तीसरा लाइन। ये हो गया भैया। चलो फिर अब क्या करना, +1 से, तो +1 से करते हैं। देखो तो +1 से 0 एक लाइन, फिर इस +1 से इस +1 एक लाइन, फिर +1 से 0, +1 से -1 तीन लाइन। ऐसे ही इस -1 के लिए करेंगे, -1 के लिए करेंगे देखना, तो -1 से 0 एक लाइन, -1 से 0 दूसरा लाइन, -1 से +1, -1 से +1 जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, 2 हो जाएगा सर। -2 हो जाएगा ना। -1 से +1 नहीं जाएगा जी, कैसे नहीं जाएगा देखना, -1 0 और +1, तो -1 से 0 जा सकता है, -1 से +1 मतलब कितने का गैप हो रहा है, 2 का, तो ये 2 हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया। तो -1 से 0 जा सकता है, -1 से -1 जा सकता है, -1 से +1 नहीं जाएगा। अब इसी -1 का ट्रांजिशन आप ऊपर कराना, -1 से -1, -1 से -2, -1 से 0, तीन लाइन, सभी को जोड़ना, 6, 6 12 और 7 19 लाइन। कितना लाइन मिलेगा इसके लिए, 19 लाइन आपको मिलेगा। कितना लाइन मिलेगा, 19 लाइन। ठीक है भाई, घर में लिख लेना और बना के देखना, प्रैक्टिस करना। इतना आसानी से नहीं बनता है जितना आसानी से मैं बना रहा हूं, ये बहुत सालों का प्रैक्टिस है, इसलिए मेरे से बन जाता है। ठीक है भाई, आप लोग अच्छे से करना, उसको बना के देखना फ्रेश पेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर चलो आगे चलो, फिर से बना देता हूं मैं। अब देखो ये 1s0 से 1p1 जा रहा है। चलो भैया रिपीट ट्रांजिशन है, 1 से 1 जा सकता है, s से p जा सकता है, 0 से 1 जा सकता है। 0 है मतलब कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, मतलब 2j+1, 2 इंटू 0 + 1, 0 + 1 मतलब एक लाइन होगा। एक लाइन कौन है भैया, ये 0 का है। अब यहां से इसका जो j है एक है, तो 2 इंटू 1 + 1, ये कितने भाग में टूट जाएगा भैया, ये टूटेगा 3 में, -1 से +1। तो 0 से 0 जा सकता है, 0 से -1 जा सकता है, 0 से +1 जा सकता है। टोटल कितने लाइन मिलेंगे इसके लिए, 3 लाइन आपको मिलेंगे। कितने लाइन मिलेंगे, 3 लाइन मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। सर, हाँ जी, सर इससे हाँ पहले वाले को एक बार और बताइए ना, थोड़ा सा काउंट करने में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ, कहाँ पे दिक्कत है मैडम, सर दो वाले को स्टार्टिंग से बताऊं, माइनस में। 0 से 0 ही है। हाँ चलिए, चलो कर देता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 एक लाइन हो गया, ठीक, समझ आया। 0 से इस 0 एक लाइन, 0 से +1 दूसरा लाइन, 0 से -1 तीसरा लाइन, तो 1 + 3 ये समझ आ गया। फिर 0 से 0, 0 से +1, 0 से -1, तीन लाइन आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए मैं किसका कर रहा हूं, +1 वाले का कर रहा हूं, देखना +1 वाले का। तो 0 से सॉरी +1 से 0 एक लाइन मिल गया आपको, +1 से 0 और +1 से -1, यहां कितना लाइन मिला आपको, 2 लाइन। कितना लाइन, 2 लाइन। सर 3 अब लाइन देखो हुआ क्या, कैसे 3 लाइन हुआ, +1 से 0 0 और +1 से +1 से +1, +1 से -1 नहीं जाएगा ना, +1 से -1 नहीं जाएगा, +1 से +1 और +1 से 0, 2 लाइन मिलेगा। +1 से -1 वाला फॉरबिडन है भाई, माइनस मतलब -1 0 और +1, तो यहां से यहां हम जा सकते हैं, एक का अंतर है, जबकि यहां से यहां नहीं जा सकते, 2 का अंतर है ना, +1 और -1। ठीक है, तो ये 2 लाइन मिल गया। +1 से ऊपर, इस +1 से अपन जा रहे हैं ऊपर, +1 से 0, +1 से +1 से +1,
+1 से +2, कितना लाइन मिला? 3 लाइन मिला। इसके बाद इस -1 वाले का करेंगे, -1 से 0, तो ये एक लाइन मिल गया, प्लस -1 से 0, -1 से -1, ये 2 लाइन मिलेगा। -1 से +1 नहीं जाएगा, फिर -1 से -1, -1 से -2, -1 से 0, 3 लाइन और मिलेगा। जोड़ेंगे 6, 7, 6, 19 लाइन आएगा। एक बार घर में और अच्छे से करके देखिएगा, बन जाता है। जी सर जी, थैंक यू। ठीक है, हाँ, चलिए आ जाओ भैया स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या बोलता है? Splitting of spectral line in the presence of external electric field is called स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट जो होता है, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग देखते हैं स्पेक्ट्रा को, उसको बोलते हैं हम लोग जीमान इफेक्ट, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जो स्टार्क इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल होता है, मतलब उसमें स्प्लिटिंग कैसा होगा क्या होगा हम नहीं बता सकते। स्प्लिटिंग तो होता है लेकिन वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल होता है, जबकि जीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग पूरा सिमेट्रिकल था। कितना स्प्लिट होगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब हमको दिख रहा था। ऐसा स्टार्क इफेक्ट में नहीं होता है। अब हम लोग स्टार्क इफेक्ट को कैसे देखेंगे? हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहीं पे मैं एक टर्म बता देता हूं, फाइन लाइन और हाइपर फाइन लाइन। फिर मैं आपको ESR पढ़ाऊंगा, तब अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा ESR में। चलो, तो इसमें क्या होता है? फाइन स्पेक्ट्रा अराइजेस बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल स्पिन, है ना। इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल स्पिन में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एलएस कपलिंग होता है, उससे हमको क्या मिलता है? फाइन लाइंस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? फाइन लाइंस। लेकिन जो हाइपर फाइन लाइंस मिलता है ना, it is arises because of electron spin and nuclear spin। ये लिखा भी है, will be studied in ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको जो फाइन लाइंस मिलेगा, फाइन लाइंस मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने लाइन मिलते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको बोलते हैं हम लोग फाइन लाइंस। तो फाइन लाइन मिलता है इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल स्पिन, मतलब बोल सकते हैं एलएस कपलिंग से जो इंटरेक्शन से लाइन मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाइन लाइंस। जबकि हाइपर फाइन लाइंस किससे मिलता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन जब किससे इंटरेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियर स्पिन से। इलेक्ट्रॉन स्पिन किससे इंटरेक्ट करता है? न्यूक्लियर स्पिन से, तब हमको मिलते हैं हाइपर फाइन लाइंस। इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें हर बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई, अब लिमिटेशंस ऑफ CFT, लिमिटेशंस ऑफ CFT। तो CFT explains successfully the structures of complexes and magnetic properties, color and electronic spectra, thermodynamic and kinetic aspect of complexes. However, this theory has some serious limitations। कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं भैया? CFT जो है मेटल के d ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, s और p ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं करता। ये लिमिटेशन है। s और p ऑर्बिटल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है ये। This theory has not considered the covalent character in transition metal complexes। हम लोग भैया क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अभी हाइब्रिडाइजेशन निकाले हैं ना। और CFT के माने तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड क्या है? प्योरली आयनिक है। अरे आयनिक कंपाउंड में कभी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? नहीं होता। कभी आप NaCl में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो क्या? आप CSI या LiCl जो भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं, CaF2, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कभी पढ़े हैं क्या? किसी बुक में लिखा है क्या? नहीं पढ़े हैं। अरे इसमें कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है आयनिक कंपाउंड में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। किसमें?
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब जो सीएफटी ने बोला है इनके बीच का जो बॉन्ड है आयनिक होता है, वो नहीं है भैया आयनिक, वो क्या है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है। थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर बिल्कुल आ गया होगा, लेकिन बॉन्ड क्या है, आयनिक नहीं है। आयनिक कैरेक्टर आल्दो उसमें होंगे लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो आयनिक बॉन्ड बोल दिया, इसलिए वो क्या होता है, फेल होता है। CFT has also not considered the pi bonding in complexes। pi bonding को भी CFT बिल्कुल नहीं बताया है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कम करेगा। इसमें pi bonding का रोल क्या है इसको नहीं बताता है, सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में बताता है। CFT cannot explain the relative strength of ligand as given spectrochemical series। CFT भी जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है उसका एक सीरीज बना के देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और कम स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके बारे में भी CFT कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, द कंपाउंड्स लाइक chromium carbonyls and nickel carbonyl in which metal is in zero oxidation state, the ligand is neutral, have no electrostatic attraction between the metal and ligand। CFT क्या बोलता है भैया, अगर मेटल क्या है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड क्या होगा, पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर मेटल भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बोनाइल लिगेंड भी क्या है भाई, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों न्यूट्रल है। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, इसको पूछते हैं लोग, है ना भाई। पूछ रहे हैं कैसे, दोनों में चार्ज ही नहीं है तो कैसे मेटल लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम आयनिक बॉन्डिंग बोल रहे हो, नहीं है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग रहता तो क्या होता, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अपोजिट चार्ज रहते तभी तो अट्रैक्ट करेंगे ना, आयनिक बॉन्डिंग होगा। यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, ना कोई चार्ज सेपरेशन है, तो कैसे यहाँ एक दूसरे को मेटल कार्बोनाइल्स में जो कंपाउंड है वो अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहाँ पे भी CFT फेल होता है। तो CFT के मेजर लिमिटेशंस क्या है, CFT केवल d ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, sp के बारे में बात नहीं करता, पाई बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता है, लिगेंड के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है, और ये आयनिक बॉन्डिंग बोलते रहता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। ठीक भाई, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को नहीं बताता है, जो कि आगे चल के हमको पाई बॉन्डिंग के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है CFT के लिमिटेशंस भाई। ठीक, अब हम लोग आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आज की क्लास यही खत्म करते हैं हम लोग, और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भी आगे टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में, इसको पढ़ाया थोड़ी है देवेंद्र सर, पढ़ाया नहीं क्या? सर नहीं पढ़ा, नहीं सर नहीं पढ़ाया है, बियर लैम्बर्ट लॉ है। हाँ, तो जितना भी चीजें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है भैया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे। ये बियर लैम्बर्ट लॉ है, न्यूमेरिकल्स भी बनाए हुए हैं इसके, इस सब को करवाना है। ठीक है, चलिए भाई, फिर अपन ऑर्गेल में आ जाएंगे पूरे। ये ऑर्गेल है। ठीक, चलिए आज की क्लास यही मैं ओवर करता हूं, और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जितना चीज मैं छोड़ा था कल CFSE निकालने का, वो सब सॉल्व करके रखेंगे। कुछ कंफ्यूजन होगा तो मेरे को पूछेंगे, नहीं समझ आएगा तो मेरे को मैसेज कर देंगे, भेज देंगे, भाई ये चीज समझ नहीं आ रहा है करके। ठीक, चलिए।